नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और सेशन की शुरुआत डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए हम दो शब्द मोटिवेशनल से शुरुआत करेंगे। तो यहां देखिए लिखा गया है, ऐ इंसान इस जमी पर बैठकर तू क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मतलब इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि आपकी सफलता के लिए ही सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आप सफल होके आएंगे कि सिर्फ सफलता ही देखी जाएगी, असफलता को देखी नहीं जाएगी। आपने कितना परिश्रम करके सफलता को प्राप्त किया है ये नहीं देखा जाएगा, लेकिन आप जब सफल होके आएंगे तब इस चीज को गौर से देखा जाएगा और लोगों का नजरिया भी आपके प्रति यही होगा कि हम जानते थे आप जल्द ही सफल होके आने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ और इसी जोश के साथ हमको अपने कार्य के लिए अग्रसर रहना है। और आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपसे सेशन के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करनी है, इस कारण आप सेशन में बने रहिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि परीक्षा चाहे जो हो सफलता आपके हाथ लगे। आइए इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 2022 के पहले चरण का मेजबानी कौन करेगा। यहां विकल्प दिए गए हैं। पहले दोस्तों आपका झारखंड, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा दिया गया है राजस्थान। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों ये होगा झारखंड। झारखंड खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी के पहले चरण की मेजबानी करेगा। साथ ही साथ अगर हम यही झारखंड से संबंधित देखें कि झारखंड का गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी गया है, हुंडरू जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात कहां है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में है। किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। साथ ही साथ अगर हम यही देखिए, यहां बात हो रही है खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी की। अगर हम देखें अंडर 19 महिला विश्व कप किसने जीता, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको जीता है भारत ने। और पहली बार अंडर 19 विश्व कप महिला विश्व कप का आयोजन 2023 में कहां किया जाएगा, आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। अगर यही बात कर ले हम दोस्तों पंजाब से संबंधित, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो रावी है, झेलम है, चेनाब है, व्यास है और सतलज है। इसको आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखें दोस्तों। दूसरा है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष ने विभाग द्वारा आदेशित अप्रैल 2022 में टाइम रिलीज स्टडी का एक सेट किसने प्रस्तुत किया, तो यहां विकल्प दिया गया है। पहला वीरेंद्र पठानिया, दूसरा विवेक जौहरी, तीसरा आपका दिया गया है मनोज पांडे, चौथा दिया गया है आपका प्रियंका कानूनगो। तो यहां पर जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, यहां से संबंधित प्रश्न जो दिया गया है, इसका जो सही आंसर आपका होगा ये विवेक जौहरी। इन्होंने टाइम रिलीज स्टडी का एक सेट प्रस्तुत किया। अब इनका उद्देश्य क्या है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर और
सेवा कर, सीमा शुल्क आदि के करों के बारे में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना इसका कार्य है। अगर हम यही बात कर लें वीरेंद्र पठानिया जी के बारे में, तो भारतीय कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन हैं? तो वीरेंद्र पठानिया जी हैं। और 1 फरवरी को भारतीय कोस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर मनोज पांडे जी के बारे में बात करें तो देखें, ये अगले थल सेना प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर हम प्रियंका कानूनगो के बारे में देखें तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार की जो प्रमुख हैं, ये कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो अधिनियम 2005 के आधार पे 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको जो विगत समय में चर्चित घटनाएं हैं, उन घटनाओं को बार बार रिपीट करके और आपको रिवीजन के माध्यम से याद दिलाए रखना। क्योंकि जो अच्छा रिवीजन कर लेता है, परीक्षा में अच्छे मार्क या परीक्षा में अपना सफलता उतनी जल्दी ही सुनिश्चित कर लेता है। इसी कारण बस हम लोगों की यही कोशिश है कि आपको करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका रिवीजन, स्टैटिक जीके का रिवीजन, ये आपको डेली कराते रहेंगे, जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। यहाँ देखिए, पहला दिया गया, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार जी को। भारत का पहला भू पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, लम्हेटा ये कहां स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अब यहां हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को के कितने स्थलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है अभी तक? तो टोटल 40 स्थल हैं। 40 स्थल हैं। आपको यहां जानना है, लास्ट 2 जरूर आप याद रखिए। 39वां कौन था? 39वां और 40वां, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39वां जो है तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। और 40वां धौलावीरा है, जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। अमूर्त विरासतों के रूप में कितने चिन्हित किए गए हैं? 14 चिन्हित किया गया है। पहला कौन है? तो पहला जो है ये आपका रामलीला अमूर्त विरासत के रूप में चिन्हित किया गया था दोस्तों। और 14वां कौन है? तो कलकत्ता का दुर्गा पूजा जो है कलकत्ता का, इसे 14वां अमूर्त धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है। रामसर साइट भारत में कितनी है? तो रामसर साइट की संख्या भारत में 49 है। पहली रामसर साइट भारत की कौन थी? तो उड़ीसा का चिल्का झील रामसर के रूप में पहला था भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर T49 क्या है अगर आपसे पूछ ले, तो यहां पर गलती का चांस अधिक है। तो यहां T49 क्या है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? तो T49 है। पर्वतमाला योजना का संबंध क्या है? तो पर्वतों की जो चोटियां हैं, उन चोटियों को रोपवे सिस्टम से जोड़ना, इसका संबंध किससे है? पर्वतमाला योजना से है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें हम। हाल ही में चर्चा में रही टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का क्या नाम है, जिसे डीआरडीओ द्वारा 11 अप्रैल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अब यहां विकल्प आपके दिए गए, पहला हेलिना, दूसरा ब्रह्मोस, तीसरा पिनाका, चौथा दिया गया है EOS। दोस्तों यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर ए होगा, हेलिना। और इसका सफल परीक्षण कहां किया गया? तो पोखरण राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा है कि ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। कहां से किया गया? अंडमान निकोबार से।
अंडमान निकोबार से किया गया। इसको भी आपको याद रखना है। और ये क्या है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी हाल ही में पिनाका एम के फर्स्ट, इसका भी सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ये क्या है, तो ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और अगर लास्ट विकल्प के बारे में आप देख लें दोस्तों, EOS, इसका क्या अर्थ है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ये आपका डीआरडीओ के द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला 2022 का पहला प्रक्षेपण था। साथ ही साथ अगर हम यही अंडमान के संबंध में एक क्वेश्चन और भी याद रखें दोस्तों, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंडमान और निकोबार को कौन सी लाइन कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपको जरूर इसको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक पोर्टल जारी किया है? अब यहां आपको बताना है, पहला दिया गया जम्मू कश्मीर, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा असम, चौथा दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो यहां आप ये जानिए, सबसे पहले इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर होगा। हम सबसे पहले उस पोर्टल का नाम जाने, तो उस पोर्टल का नाम अवसर है। अवसर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अवसर से जो संबंध दिख रहा है, यहां इस पोर्टल का मेन उद्देश्य जो होगा, युवाओं को रोजगार परक बनाना या युवाओं में रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उनको अवसर मिल सके। साथ ही साथ अगर हम यही बात कर लें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो भारत के साथ विलय पत्र के आधार पर, विलय पत्र के हस्ताक्षर के आधार पर भारत का अभिन्न हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर जुड़ा। विलय पत्र के हस्ताक्षर के आधार पर भारत का ये अभिन्न अंग बना। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उसका नाम बुलर झील है। क्या नाम है? बुलर झील। और ये कहां स्थित है? तो ये झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम यही जान लें कि जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैन उल आबेदीन को जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। यहां राज्यपाल ना कह के प्रशासक कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। अगर यही हम बात कर लें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लेंसर किया गया है। तो यहां देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो 12 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें से 5 लोग वे हैं जो टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत के आए थे। साथ ही साथ मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं और मनप्रीत सिंह आपके हॉकी से संबंधित हैं। आपका अगला है सकारोह पुरस्कार किसे दिया गया? तो सकारोह पुरस्कार एलेक्सी नौलेनी को सकारोह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में पार्किंसंस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहां देखिए दिवस से संबंधित है, तो यहां विकल्प आपके दिए, पहला 9 अप्रैल, दूसरा दिया गया है 11 अप्रैल, तीसरा दिया गया 14 अप्रैल, फिर आपका दिया गया है 25 अप्रैल। यहां जो आपका सही ऑप्शन होगा विकल्प नंबर 20 सही होगा। अब यहां हम थोड़ा सा जानकारी रख लें। पार्किंसंस क्या है? तो ये एक प्रकार की न्यूरो डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर
मतलब तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा बीमारी है जिसके द्वारा शरीर में कंपन होता है और इसका संबंध जो है मस्तिष्क से है। मतलब मस्तिष्क की न्यूरो कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा एक रसायन जिसका नाम है डोपामाइन, इसका श्रवण यही तंत्रिकाएं करती हैं, न्यूरो तंत्रिकाएं करती हैं। और ये तंत्रिकाएं जब धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं तो डोपामाइन का उचित मात्रा में सिक्रीशन नहीं हो पाता, श्रवण नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर पार्किंसन नामक बीमारी हो जाती है। वो उसके हाथ पैर या शरीर के विभिन्न भागों में कंपन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी नाते इसको कहा जाता है पार्किंसंस रोग। और ये पार्किंसंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, इन्हीं के संबंध में इसका नाम रखा गया है पार्किंसंस। और ये प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने हाल ही में बात किया था 9 अप्रैल के बारे में कि 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के द्वारा धोखे से सीआरपीएफ की बटालियन पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें अपने शौर्य का परिचय देते हुए भारतीय सैनिकों ने उनको मार खदेड़ा। और उनकी शौर्य गाथा को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस के रूप में 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर यही हम बात कर लें 14 अप्रैल के बारे में दोस्तों, तो बी आर अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको यहां हमेशा याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर जी ने एक कोट कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। आप यकीन मानिए, अगर आप इनकी बातों का अनुसरण कर लिए तो आप जीवन में सफल होके ही रहेंगे। साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर जी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको पुनः रिकॉल कर लें हम। तो आपसे पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष के रूप में थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जी थे। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जी थे और दूसरे व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू जी थे। साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर जी से पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर जी किस विधानसभा से चुनकर आए थे? तो सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल विधानसभा से चुनकर आए थे, लेकिन जब बंटवारे के बाद वह स्थान विभाजन के द्वारा अलग हो गया तो इनको महाराष्ट्र से सदस्य के रूप में चुना गया था। और बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में संविधान का वास्तुकार पूछा जाए तो वहां बी आर अम्बेडकर जी नहीं होंगे, वहां पर बी एन राव होंगे। साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। अब ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यही देख लें 25 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे है? अब नीति आयोग की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ विकल्प देखिए, पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा केरल। तो यहाँ विकल्प आपका नंबर सी गुजरात सही होगा। तो यही हम जान लें नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ और इसने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग का स्थान लिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। उपाध्यक्ष जो हैं ये आपके राजीव कुमार जी। और इसके सीईओ जो हैं
अमिताभ कांत जी हैं। अब यहां आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देख लेंगे तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आए हैं वहां से प्रश्न लगातार बने हैं। तो यहां पूछा जा रहा है जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में कौन से राज्य रहे हैं, तो गुजरात पहले स्थान पे, केरल दूसरे स्थान पे और पंजाब क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे रहे। जबकि अंतिम स्थान पे आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में तैयारी निर्यात सूचकांक भी जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो वहां पर भी गुजरात प्रथम स्थान पे था, गुजरात प्रथम स्थान पे। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपसे पूछा भी जाएगा कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, जिसका नाम पहले मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, अब उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, कहां, सरदार सरोवर डैम पर, और ये सरदार सरोवर डैम कहां स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें दोस्तों। अब यहां देखिए संविधान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। जैसे देखिए यहां दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का के रूप में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथ ही साथ अगर हम पहला संविधान संशोधन देखें तो 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था, भूमि सुधार, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर यही बात कर लें हम कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और भाग कितने थे, 22 भाग थे। साथ ही साथ अगर हम 10वां संविधान संशोधन देखें, आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता। ये खेल के परिदृश्य से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया अमित पंघल, दूसरा नीरज चोपड़ा, तीसरा शिव थापा, चौथा गोविंद साहनी है ये। अब यहां जो सही होगा पहला विकल्प होगा अमित पंघल। यहां पे आपको दोस्तों ये कितने किलो वर्ग में खेलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां ये जो खिलाड़ी हैं, ये आपके बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, तो ये 81 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं, और इन्होंने रजत पदक जीता है। साथ ही साथ अगर हम नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करें, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के तरफ से एकमात्र स्वर्ण विजेता कौन थे, तो नीरज चोपड़ा थे, और इनको हाल ही में पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी किसको दिया गया है, नीरज चोपड़ा को दिया गया है। अगर हम यही कुछ खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को अगर देख लें तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर हम बात कर लें स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता। अगर पुरुष में देखा जाए तो पुरुष में किसने जीता था, जोनाथन ने जीता था। अगर यहीं पे आपसे बात किया जाए ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, तो लक्ष्य सेन ने जीता। लेकिन अगर यही कह दे ऑल
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल सेन ने जीता। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया और कितने नए व्यक्तियों को जोड़ा गया? यहां देखिए विकल्प आपका पहला उत्तराखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिया गया है मेघालय। तो यहां देखिए आपका सही जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंध्र प्रदेश। अब यहां आंध्र प्रदेश से संबंधित हम कुछ जानकारी देखें तो आंध्र प्रदेश का गठन, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और ये 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश से हाल ही के दिनों में कौन सा ऐसा भाग है जो अलग होकर नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश के हिस्से से अलग होकर 2 जून 2014 को अलग होकर अलग भारतीय राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आंध्र प्रदेश ने ही 13 नए जिलों का गठन किया है, 13 नए जिलों का गठन किया। अब ओवरऑल जिलों की संख्या जो हो गई आंध्र प्रदेश में, ये 26 जिले आंध्र प्रदेश में है। साथ ही साथ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना ये गलत है या ये सही नहीं है। इसकी अनुशंसा किस आयोग ने किया था? तो फजल अली आयोग के द्वारा ये कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। उसके बाद इसी फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। आपको यहां यह भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश हाल ही की रिपोर्ट में फलों के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। और फलों के उत्पादन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अगर यही हम बात कर लें आंध्र प्रदेश से ही संबंधित, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें हम। देखिए एक बार पुनः आपको स्टैटिक जीके के रूप महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जैसे रॉयल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2018 में आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के सम्मान प्रतिकल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया था और ये पहले भारतीय हैं। और रॉयल गोल्ड मेडल किसे दिया गया? तो बालकृष्ण दोषी जी को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक देखिए यहां बहुत महत्वपूर्ण दिया गया नाम इब्राहिम सुतार। इनको उपनाम से जाना जाता है कन्नड़ के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये इब्राहिम सुतार को जाना जाता है। इनका हाल फिलहाल के दिनों में निधन हो गया। ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म कौन थी? तो राइटिंग द फायर। और इसका संबंध जो है चित्रकूट जिले के दलित महिलाओं के द्वारा प्रकाशित खबर
खबर लहरिया से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खबर लहरिया क्या है या किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो ये चित्रकूट की दलित महिलाएं हैं, इनको इन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है और इसी के आधारित फिल्म थी राइटिंग द फायर, जो कि ऑस्कर में नामित हुई थी। तो यहाँ आप ये भी जान लीजिए, ऑस्कर में बेस्ट फिल्म के रूप में किसे चुना गया, तो कोडा को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर के रूप में, तो विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर के रूप में, बेस्ट अभिनेता के रूप में चुना गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के साथ मिलकर एक अनुबंध ज्ञापन हस्ताक्षर किया? अब यहाँ विकल्प आपके दिए गए हैं। पहला दिया गया है नाइजीरिया, दूसरा दिया गया है घाना, तीसरा दिया गया है रवांडा, चौथा दिया गया है नाइजर। तो ये सही जो ऑप्शन आपका होगा ये नाइजीरिया। एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के साथ एक अनुबंध ज्ञापन किया है? तो ये वायुसेना का एक अनुबंध ज्ञापन है। इसमें नाइजीरिया और भारत के सैनिकों को चेतक विमान का सफल उड़ान या सफल प्रशिक्षण के लिए नाइजीरिया से ज्ञापन किया गया है। अब यही हम कुछ इनकी राजधानियों से संबंधित जानकारी देख लें। तो घाना की राजधानी जो है अक्रा है और रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जी के द्वारा कितने कलाकारों को 2018 का संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ विकल्प आपका दिया गया है। पहला 40, दूसरा 20, तीसरा 23, चौथा 4। तो यहाँ विकल्प जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4 फेलोशिप पुरस्कारों को दिया गया। अब यहाँ कुछ चीजें हमको समझना है। संगीत नाटक अकादमी ये 2 प्रकार के पुरस्कार देता है, एक फेलोशिप और एक इसका सिर्फ पुरस्कार। तो सबसे पहले हम जान लें कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। 1952 ईस्वी में किया गया। अब उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया। तो फेलोशिप पुरस्कार यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो 4 पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार कितना दिया गया, ये 40 दिया गया। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में फेलोशिप पूछा गया है तब वह आंसर आपका 4 होगा और पुरस्कार अगर पूछा है तो इसका ऑप्शन 40 होगा। और इसमें दिया क्या जाता है, फेलोशिप में 3 लाख रुपए और पुरस्कार में 1 लाख रुपए पुरस्कार रूप स्वरूप दिए जाते हैं। अब अगर हम यही बात कर लें, आपने नाम सुना होगा ललित कला अकादमी, इसका भी पुरस्कार दिया गया। ये भी 2 प्रकार के पुरस्कार को देता है। पहले यहां इसकी स्थापना जान लें, तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। यहां भी ये देता है फेलोशिप और फिर पुरस्कार। फेलोशिप में इन्होंने दिया है जो ये 3 दिया है और पुरस्कार में इन्होंने 20 दिया है। मतलब ललित कला अकादमी में फेलोशिप 3 लोगों को मिला है और पुरस्कार 20 लोगों को। ओवरऑल कितने लोगों को मिला है, टोटल 23 लोगों को मिला है। अगर साहित्य संगीत नाटक अकादमी ओवरऑल कितने लोगों को मिला है, तो 44 लोगों को मिला है। और फेलोशिप केवल पूछा जाए 4 लोगों को और पुरस्कार पूछा जाए तो 40 लोगों को। इस बात को आपको ध्यान में रखना ही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण, आपको अंत में भी एक प्रश्नों की सीरीज दी गई है। जैसे विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, तो ये हिमाचल प्रदेश एचपी ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये तमिलनाडु ने जीता। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी का आयोजन कहां किया गया, यह भी जरूरी है। तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया और विजेता कौन था, तो इसका विजेता जो था लद्दाख था। साथ ही साथ यहां देखिए दुनिया का सबसे शांत शहर कौन सा है, तो इरबिड ये जॉर्डन का शहर है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में देखिए
अभी आपसे हमने जैसे सेशन शुरुआत हुआ था उस दौरान हमने कहा था कि आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना है। आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हमारे इस संस्था का शुरुआत है, विगत 1 से 1.5 महीने पहला जो वीडियो हम लोगों के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया था 24 फरवरी को दिया गया था। करंट अफेयर के रूप में, दैनिक समसामयिकी के रूप में मेरे द्वारा दिया गया ये सीरीज के माध्यम से अभी हाल संडे में आपका पेपर हुआ है, यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था। और वहां के प्रश्नों को अगर आपके पास पेपर उपलब्ध हो या आप नेट से पेपर उपलब्ध देखें तो वहां से लगभग 25 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आपने हाल फिलहाल के दिनों में 15 से 20 वीडियो के अंतर्गत आपने पढ़ा है। इसमें जैसे कुछ प्रश्न जो हमको याद आ रहा है, अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो जैसे आपको जब हम लोगों ने अश्नी चक्रवात के बारे में बताया था उस दौरान तौकाते, यास, निसर्ग, इन सारे के बारे में चर्चा किया था। ये सब क्या है, उसमें प्रश्न था कि ये सब क्या है, तो ये सब चक्रवात के एक टाइप थे। दूसरा प्रश्न के रूप में आपका प्रश्न पूछा गया था इसरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको कई बार प्रश्न के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से बताया डॉक्टर शोभनाथ जी को इसरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो 15 से 16 प्रश्न ऐसे हैं जो विगत हमने कुछ महीनों में अध्ययन किया है सीरीज के माध्यम से और उसका लाभ लोगों को मिला। इसका एक ही मतलब है कि आपको जो करंट अफेयर की सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है उस सीरीज में जो रिवीजन का सेक्शन होता है उसको आप बहुत सीरियसली लीजिए और उसको आप हमेशा रिवाइज करते रहिए। अगर आप रिवीजन सही से कर लेते हैं तो यकीन मानिए संस्था के द्वारा दिया गया प्रत्येक सीरीज आपके लिए कारगर साबित होगा और आपकी सफलता में ये मददगार होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और लास्ट में आपको खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है जमी मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का, अपने स्वास्थ्य का खूब ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।